अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लैंडाउ डिस्क्रिप्शन डिस्कस की थी। लैंडाउ थ्योरी के थ्रू हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट आर्डर और सेकंड आर्डर ट्रांजिशन को चेक किया था। तो आज बेसिकली जो हम क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे ये भी हमें जो है वो लैंडाउ डिस्क्रिप्शन है, लैंडाउ ऑर्बिट्स की फॉर्म में जो है वो पता चलेगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स से क्या मुराद है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्राइमरीली डिस्क्राइब बाय फिनोमिना नोन एज लैंडाउ क्वांटाइजेशन। तो लैंडाउ क्वांटाइजेशन के थ्रू जो है वो बताया गया था कि आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो क्वांटाइज होते हैं, उनकी फिक्स जो है वो वैल्यूज़ होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो अब ये कैसे किया गया था। When a magnetic field is applied to a system of free electrons, the electrons' motion is constrained and their energy level become quantized into discrete value known as Landau levels। तो आपके पास क्या हुआ कि जब आपने किसी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो आपके पास उस मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी मोशन पे एक लिमिटेशन लग गई। उस लिमिटेशन की वजह से आपके पास एनर्जी लेवल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे वो लेवल जो है वो क्वांटाइज्ड हो गए, यानी इनकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ गई जिनको बोला जाता है लैंडाउ लेवल्स। तो अब इनको क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आपके पास फ्लक्स क्वांटाइजेशन जो है एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल पिक्चर क्या कहती है कि आपके पास जब भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली थ्रू द मटेरियल फॉलोइंग क्लासिकल पाथ्स। तो वो किसी भी पाथ के जो क्लासिकली आपके पास, क्योंकि वो ऑर्बिट्स जो है वो बेसिकली आपके पास सर्कुलर होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब उनके ऊपर जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर इस तरह मूव करेंगे। तो अब जो क्वांटम है वो क्या कहती है, क्लासिकली तो ये हो गया कि उनके क्लासिकल पाथ जो है वो फॉलो करेंगे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्लासिकली ही आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि आपके पास जो रेडियस हैं क्लासिकली देखा जाता है तो वो डिपेंड्स करता है, यानी आपके पास ऑर्बिट्स के रेडियस कैसे आएंगे वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर हम देखें तो आपके पास क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडिफाइज दिस पिक्चर बाय इम्पोजिंग क्वांटाइजेशन ऑन दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब जो क्वांटम है वो क्या कर देती है, ये जो आपके पास क्लासिकल रिजल्ट्स हैं इनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करती है कि आपके पास क्या होता है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स की क्वांटाइजेशन आ जाती है। अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम मैकेनिकली जो है वो जब ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो वेव नेचर बेसिकली आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जो कि आपके पास जो है वो अलाउ करेगी कि सर्टन ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस्ट मीन्स दैट ओनली सर्टन ऑर्बिट्स आर अलाउड इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जी एक्सिस। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करेंगे आपके पास मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हैमिल्टोनियन जो है वो क्या होगा उस आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, तो उसको हम H से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू है m/2 × p - e a होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्वांटम के अंदर भी डिस्कस किया था कि हैमिल्टोनियन की ये वैल्यू आती है। यहाँ पे p जो है वो आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है, a वेक्टर पोटेंशियल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे ये जो बेसिक आज हमारा टॉपिक है, हमने बेसिकली ये देखना है कि आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे क्वांटाइज्ड होते हैं फ्लक्स की फॉर्म में। फ्लक्स क्वांटाइज होगा जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है वो उनकी मौजूदगी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो उसको लिमिटाइज कर देगा। तो आपके पास क्या है, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की जाएगी
तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर क्वांटाइज्ड हैं, यानी उनकी एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं। ये किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू। तो अब सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो जनरली बाय डेफिनेशन आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स बेसिकली इक्वल होता है इंटीग्रल बी डॉट डी ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड को एरिया एलिमेंट के अंदर चेक करेंगे कि कितनी फील्ड लाइंस एक किसी स्पेसिफिक एरिया एलिमेंट में से पास कर रही हैं, तो वो आपको बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिफाइन करा दिया। डी ए आपके पास यहाँ पे डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे स्मॉल ए से शो कीजिएगा, आगे मैंने स्मॉल ए से शो किया है, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल ए से शो कीजिएगा। इज द डिफरेंशियल एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय द लूप। तो आपके पास बेसिकली कोई भी सरफेस एस है, उसमें जितना एरिया डी ए एरिया है उसमें से कितनी फील्ड जो है वो पास कर रही है, ये आपको देगा फ्लक्स। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फ्लक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास फ्लक्स, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट सर्कुलर हैं तो उनके लिए एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि इस फ्लक्स के फार्मूला के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट में हमने लिख लिया पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रल जब सॉल्व होगा तो इसी तरह आपके पास ये टोटल ओपन होगा पाई आर सी स्क्वायर। यहाँ पे जो स्मॉल आर और ये जो सी है ये सब स्क्रिप्ट के अंदर है, जो कि शो कर रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जो है वो आप डिफाइन कर रहे हैं, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट के अंदर मूव कराने में। तो अब यहाँ पे अब हम बेसिकली क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है कि वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का सिंगल वैल्यूड भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप पढ़ चुके होंगे कि आपके पास जब भी कोई पार्टिकल है वो मूव करता है तो उसके साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, क्वांटम ये कहती है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड है। ना सिर्फ वेव फंक्शन खुद बल्कि उसका जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी कंटिन्यूस होते हैं। तो अब इस कंडीशन की वजह से अब क्या होगा कि आपके पास क्वांटाइजेशन आ जाएगी फ्लक्स के अंदर। तो अब वो कैसे आएगी? तो हम पहले तो ये चेक करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मोमेंटम के अंदर क्या चेंजिंग आएगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखें कनेक्शन टू फ्लक्स। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द कैनोनिकल मोमेंटम p इंक्लूड्स द वेक्टर पोटेंशियल a। तो आपके पास जो मोमेंटम है p वो इक्वल होगा p मैकेनिकल प्लस ई ए। अब यहाँ पे p मैकेनिकल मोमेंटम है जो कि आपने फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की उसकी वजह से इंड्यूस हुआ। और यहाँ पे ए आप पहले डिफाइन करा चुके हैं कि ए आपके पास वेक्टर पोटेंशियल है और ई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अब आपके पास होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई, यानी इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करेगा और वेव एसोसिएटेड होगी तो वहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल आने की वजह से आपके पास फेज़ के ऊपर फेज़ के अंदर चेंजिंग आएगी। तो वो कैसे चेंजिंग आएगी ये हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपके पास है क्वांटम कंडीशन, जो भी हमने बताई कि वेव फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अब हम आगे इसको दोबारा क्यों बता रहे हैं कि हमारे पास यही जो कंडीशन है वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी की, ये कंडीशन जो है वो रिक्वायर करती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है उसके अंदर जो है वो फेज़ जो चेंज आएगा वो इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो, सिंगल वैल्यूड हो। ये क्या रिक्वायर करेगा? दिस कंडीशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट दैट फेज चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शन अराउंड अ क्लोज लूप। यानी इलेक्ट्रॉन जब क्लोज लूप के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो फेज चेंज आएगा उसके वेव फंक्शन के अंदर उसको इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो 2 पाई और यहाँ पे m हमने इंटीजर ले लिया है, m बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? 2 पाई का। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देते हैं कि आपके पास वेव फंक्शन के अंदर की फेज़ के अंदर चेंजिंग कैसे आई। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ क्लोज पाथ द फेज ऑफ इट्स वेव फंक्शन चेंजेस ड्यू टू वेक्टर पोटेंशियल ए। तो बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से जो वेक्टर पोटेंशियल इंड्यूस हुआ था वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के फेज़ के अंदर चेंज लाएगा। तो यहाँ पे हमने फेज़ चेंज की वैल्यू लिख दी 2 पाई m। The phase change delta phi of the wave function around the closed path is related to integral of vector potential A। अब यहाँ पे क्योंकि हमने अभी बताया है कि फेज के अंदर चेंजिंग तो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए 2 पाई की वेव फंक्शन को सिंगल वैल्यूड होने के लिए और कंटिन्यूस होने के लिए, लेकिन बेसिकली वेव फंक्शन का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो वेक्टर पोटेंशियल के साथ है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वेक्टर पोटेंशियल की वजह से ही आपके पास फेज चेंज आया था। तो वो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे फार्मूला है डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई एच कट इंटीग्रल ए डॉट डी एल। अब बेसिकली यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर पोटेंशियल है, डी एल लेंथ एलिमेंट जिसके लंग आपके पास वो इंटीग्रल लिया जा रहा है वेक्टर पोटेंशियल का, और एच कट तो आपको पता है कि रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट होता है।
तो अब आपके पास होगा क्या, अब यही जो फेस की कंडीशन है हम इम्पोज करेंगे, जहाँ पे डेल्टा फाई की जगह की वैल्यू 2πm भी पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जो इंटेग्रल है a.dl इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आएगी आपके पास। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि फ्लक्स क्वांटाइजेशन के थ्रू हमने जो आपके पास डेल्टा फाई था जिसकी वैल्यू अभी हमने लिखी उसको 2πm पुट कर दिया। कहाँ से, किस वजह से, ये जो भी हमने ऊपर डिफाइन कराया था। बेशक इसको इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, ए का या स्टैटिक वगैरह का, तो वो फिर आप बता दीजिएगा कि अभी हमने ये वाली कंडीशन यूज़ की है। तो तब आपके पास ये बन गया डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू E/h कट a.dl इज इक्वल्स टू 2πm। m इंटीजर है। अब हम क्या करते हैं, अभी जैसे बताया कि हमने a.dl की इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि वेक्टर पोटेंशियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे रिलेटेड है, b इक्वल होता है डेल क्रॉस a, यानी कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये वाली इसी चीज़ को हम थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सी चेंजिंग लाएंगे। कैसे, अब आपको एक चीज़ पता है कि फ्लक्स अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया था कि फ्लक्स बेसिकली था इंटीग्रल ऑफ b.da जनरली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल b.da में b की जगह यानी मैग्नेटिक फील्ड की जगह ये इक्वेशन 2 यूज़ कर लें, डेल क्रॉस a.da। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जनरल फार्मूला जो फ्लक्स का था उसके अंदर हमने इक्वेशन 2 पुट कर दी b की जगह, तो आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेल क्रॉस a.da है। अब ये बेसिकली आपके पास सरफेस इंटीग्रल है, और आपको पता है कि सरफेस इंटीग्रल से अगर हमने लाइन इंटीग्रल के अंदर जाना हो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर इक्वेशन 1 के अंदर लाइन इंटीग्रल है, इसी के अंदर हमने कन्वर्ट होना है। तो सरफेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट होने के लिए आप स्टोक्स थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, जो कि क्या करेगा, सरफेस इंटीग्रल को यहाँ पे मैंने गलती से वॉल्यूम इंटीग्रल लिख दिया, आपने यहाँ पे लाइन इंटीग्रल लिखना है। तो ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करेगा। और कैसे करेगा, यहाँ पे देखें आपके पास क्या हो जाएगा कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a.dl। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो आपके पास डेल क्रॉस a था डॉट डी ए, ये स्टोक्स थ्योरम लगाएं तो ये बन जाता है a.dl। और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को काट भी दिया लाइन इंटीग्रल, ताकि आपको याद रहे कि हमने लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट किया है। तो अब आपके पास क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट होने के बाद a.dl इक्वेशन 4 बना दें इसको। अब हम यहाँ पे देखें कि आपको पता है कि अब ये हमने डायरेक्ट रिलेट कर दिया है फ्लक्स को वेक्टर पोटेंशियल के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बेसिकली आपके पास यही, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने बेसिकली यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू जो हमने लिखी थी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2πm, तो यहाँ पे हमने ये वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में जो टर्म लिखी थी a.dl इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। हमने देखा कि ये सारी टर्म आपके पास स्टोक्स थ्योरम की वजह से a.dl बन गई, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास फाई है। तो इसका मतलब है चेंज इन फेज, आपने थोड़ा सा फ़र्क रखना है। फेज के लिए आप स्मॉल फाई यूज़ कर लें, क्योंकि फेज को भी फाई से ही डिनोट करते हैं, और फ्लक्स के लिए कैपिटल फाई यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपके पास चेंज इन फेज जो है वो इक्वल बन जाएगा आपके पास E/h का टाइम्स यहाँ पे आ गया फाई यानी फ्लक्स। तो ये चीज़ देखते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू E/h कट और इंटीग्रल ऑफ a.dl। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और राइट साइड पे आपके पास 2πm भी था, तो हमने ये पूरी टर्म यूँ लिख ली कि आपके पास बन गया E/h कट फाई इंटू 2πm। अब यहाँ तक आ गया, हमने बेसिकली फ्लक्स को ही देखना है। तो फेज़, क्योंकि फेज़ की वैल्यू हमने ये पूरी बना लिया, तो फेज़ वाली टर्म इस वाली टर्म को छोड़ दें, आपके पास टोटल टर्म ये बन गई E/h कट फाई फ्लक्स इक्वल्स टू 2πm। अब यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो फ्लक्स है फाई, कैपिटल फाई, इसको इधर ही रहने दें लेफ़्ट साइड पे, और जो आपके पास E/h कट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे आके डिवाइड करा दें। तो ये E/h कट था, यहाँ पे बन जाएगा h कट बाई e। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h कट की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या होती है h/2π। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे h रह जाएगा, और e के साथ जो डिवाइड बाई 2π था वो e के साथ आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2π को 2π के साथ कैंसिल करा देंगे, तो आपके पास जस्ट बच जाएगा m इंटू h/e। तो आपके पास ये टर्म बच गई। अब आपको एक चीज़ याद होगी, अभी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जब मटेरियल की पढ़ रहे थे, मैग्नेटाइजेशन वगैरह, तो हमने देखा था कि आपके पास h/e आपके पास फाई नॉट होता है, जिसको हम फ्लक्साइड भी बोलते थे। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास ये जो h/e है इसको हम पुट कर देंगे फाई नॉट, और ये पुट करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल फाई इज इक्वल टू m फाई नॉट। तो इससे हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो फ्लक्स है वो क्वांटाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ फाई नॉट, क्योंकि m तो आपके पास इंटीजर है, m की वैल्यूज़ आप बड़ा चेंज करते जाएंगे तो आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ फ्लक्स आती जाएंगी। तो इसका मतलब है फ्लक्स जो है वो क्वांटाइज्ड है।
तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन द यूनिट ऑफ फ्लक्स क्वांटम फाई नॉट। यहाँ पे जो अब हमने वहाँ पे फ्लक्सॉइड बोला था, यहाँ पे इसको फ्लक्स क्वांटम बोला गया है, फाई नॉट इक्वल्स टू h/e। तो अब यही चीज़ बेसिकली आपके पास जो है वो लैंडाउ लेवल्स डिफाइन करती है, जिनकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हैमिल्टनियन के साथ सॉल्व किया जाए तो आपके पास बेसिकली एनर्जी लेवल्स आते हैं। और ये लेवल्स आप पढ़ भी चुके हैं, ये किसकी इक्वल होते हैं n+1/2 टाइम्स h कट ओमेगा। और ये शो कर रहे हैं कि आपके पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं जिनको बोला जाता है लैंडाउ लेवल्स। और यहाँ पे n जो है वो इंटीजर है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ओमेगा क्या होगी, ओमेगा आपके पास बेसिकली साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू होती है E/m। बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हमारे पास इनकी जो डीजनरेसी है, क्योंकि सारे जो लैंडाउ लेवल होंगे ये हाईली डीजनरेट होते हैं। हाईली डीजनरेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ही लेवल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे और उनकी जो यानी उनकी जो स्टेट्स हों, यानी जो बहुत सारी स्टेट्स होंगी उनकी सेम एनर्जी होगी, तभी हम लेवल्स को बोलते हैं डीजनरेट। यानी बहुत सारे लेवल्स के लिए अगर एनर्जी सेम आए डिफरेंट स्टेट्स के लिए तो आप वो लेवल्स होते हैं डीजनरेट। और इनकी डीजनरेसी को हम जो है वो एक फैक्टर होता है स्मॉल g जिसके थ्रू डिनोट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है EBA/h। ए वेक्टर पोटेंशियल और बाकी टर्म्स तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ए आपके पास यहाँ पे एरिया होगा, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन रखिएगा, इसको स्मॉल a से शो कर दीजिएगा क्योंकि कैपिटल A जो है वो आप वेक्टर पोटेंशियल के लिए यूज़ करते रहें। तो यहाँ पे स्मॉल a से एरिया डिनोट कर दीजिएगा और h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा।